Hello students, welcome to Ganesh Coaching and Commerce classes. In the previous lecture, we discussed about gravitational law. आज का जो हमारा लेक्चर है, जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, वो टोटली डिपेंड है सोलार सिस्टम पे. जब भी सोलार सिस्टम की बात आती है, तो सबसे पहले हमारे मन में क्या आता है वहाँ पे कि प्लैनेट्स और उसके पहले सन. Okay, and we know that the every planets revolve around the sun in our solar system. There are total 8 planets. Okay, followed as मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. ये सारे 8 प्लैनेट्स किसके अराउंड में रिवॉल्व करते हैं? सन के अराउंड में. ओके, सो बिफोर गैलीलियो, जो हम लोग को पता है गैलीलियो ने टेलीस्कोप की डिस्कवरी की थी. तो बिफोर गैलीलियो जो भी ऑब्जर्वेशन होते थे स्पेस में, वो नेकेड आई से होते थे. ठीक है, सो गैलीलियो ने जब टेलीस्कोप डिस्कवरी किया, उसके बाद जितने भी ऑब्जर्वेशन होने लगे स्पेस में, वो टेलीस्कोप के ऊपर से होने लगे, टेलीस्कोप के बेस पे होने लगे थे. तो बिफोर गैलीलियो लोगों का ऐसा मानना था कि जो पूरे सोलार सिस्टम का, पूरे यूनिवर्स का जो सेंटर है वो हमारा अर्थ है. क्योंकि जैसा हम लोग देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, हम लोग को मॉर्निंग में सन दिखाई देता है ईस्ट की तरफ, और फिर वो धीरे धीरे ट्रेवल करते हुए ऊपर की तरफ जाता है, स्ट्रेट डायरेक्शन है, फिर उसके बाद वेस्ट में जाकर के डूब जाता है. ओके, सो ये डेली का ऐसा होता है कि सन ईस्ट से राइज होता है और सेट कहाँ पे होता है? वेस्ट में. ओके, सो इसी मोशन को देख करके लोगों का ऐसा मानना था कि सन और मून को भी जैसा हम लोग देखते हैं. ओके, सो एक्लिप्स आते रहते हैं, सोलार एक्लिप्स, लूनार एक्लिप्स. तो उसके बेस पे लोगों ने ये कंक्लूड किया था कि जितने भी प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग सन, ओके, स्टार इंक्लूडिंग स्टार, सो दैट इज सन, मून, ये सब क्या अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. इसका मतलब क्या था कि अर्थ पूरे यूनिवर्स का सेंटर है. बट गैलीलियो ने जब टेलीस्कोप की डिस्कवरी की, उसके बाद उन्होंने कंक्लूड किया कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, यूनिवर्स का सेंटर सन है, और जितने भी प्लैनेट्स हैं अपने सोलार सिस्टम में, वो सन के अराउंड घूमते हैं. ओके, सो ऐसे लोगों की वहां पे धारणा थी. ओके, ऐसे वहां पे कंक्लूजन थे. सो ऐसे पुराने डेटास को स्टडी करके एक साइंटिस्ट थे जोनास केपलर. ओके, सो केपलर ने उन्होंने सब डेटास को स्टडी किया, और उन्होंने कुछ वहां पे देखा कि जो प्लैनेट्स हैं वो जो रिवॉल्व करते हैं सन के अलावा में, वो कुछ लॉस को फॉलो करते हैं. ओके, सो डेटास को स्टडी करके उन्होंने लॉस बनाए. वो लॉस कौन फॉलो करते हैं? प्लैनेट्स फॉलो करते हैं. जब प्लैनेट्स मोशन करते हैं अराउंड सन, तो लॉस फॉलो करते हैं, जिसको हम लोग जानते हैं केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉस. ओके, सो केपलर्स ने लॉस बनाए किसके ऊपर? प्लैनेट्स के ऊपर, प्लैनेट्स के रिवॉल्यूशन के ऊपर अराउंड द सन. ओके, सो केपलर्स ने 3 लॉस दिए. लॉस नंबर 1, ओके, लॉस नंबर 2 एंड लॉस नंबर 3. सो केपलर्स ने 3 लॉस बताए. ओके, सो अब केपलर ने क्या देखा कि जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन, सबसे पहले देखते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी के अराउंड में रिवॉल्व करता है, तो जो पाथ पे रिवॉल्व करता है उस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट. ओके, सो कंसीडर करो दिस इज ऑब्जेक्ट एंड देयर इज अनदर ऑब्जेक्ट हु इज रिवॉल्विंग इन दिस पाथ. ओके, सो इस रिवॉल्यूशन में, इस मोशन में हम लोग इस पाथ को क्या बोलेंगे? ऑर्बिट. ओके, सो जैसा हम लोगों ने एटम वाले केस में देखा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन वहां पे रिवॉल्व करते रहते हैं. सो जो इलेक्ट्रॉन का पाथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट. फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, वैसा हम लोग ने वहां पे डिस्टिंग्विश किया था. तो वैसे यहाँ पे केपलर ने क्या बोला कि जो प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ओके, मोशन करते हैं, उनका जो ऑर्बिट है वो कौन से शेप का है, उन्होंने वहां पे शेप भी बताया. ओके, सो कौन से शेप का होना चाहिए, अगर हम लोग ऐसे अपने विजुअलाइजेशन से, अपने इमेजिनेशन से अगर हम लोग देखें, तो कौन से शेप का होना चाहिए? अगर कंसीडर करो दिस इज सन, ओके, और कंसीडर वन प्लैनेट दैट इज अर्थ. ओके, सो जो अर्थ, हम लोग को पता है कि अर्थ सन का रिवॉल्यूशन कर रहा है. ओके, जिसके वजह से ईयर्स हेल्ड होते हैं. ओके, अर्थ के रिवॉल्यूशन की वजह से ईयर्स होते हैं, सीजन्स आते हैं, और अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या हेल्ड होता है? डे एंड नाइट. ओके, अर्थ के रोटेशन की वजह से हम लोग को याद रखना है, अर्थ जब रोटेशन करता है तो उसकी वजह से डे एंड नाइट हेल्ड होते हैं. अर्थ जो रिवॉल्यूशन करता है उसकी वजह से
ईयर्स हेल्ड होते हैं. ओके, सो कंसीडर दिस इज सन एंड दिस इज आवर planet, that is earth. Earth is revolving around the sun, and which figure is the orbit of the revolution? means क्या, जो अर्थ का कौन सा ऑर्बिट है, मतलब फिगर कौन सा होगा, सर्कल होगा. ठीक है, जैसा हम लोग एज्यूम करते हैं, हम लोग हमेशा सर्कल बनाते हैं. ओके, सो वहां पे केपलर्स ने बोला कि जो कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं तो सर्कुलर पाथ को ट्रेवल नहीं करते हैं. ओके, सो सर्कल भी नहीं है, तो दूसरा कौन सा फिगर हो सकता है ज्योमेट्री में? ट्रायंगल. ओके, सो ये पहले इस पाथ से जाएगा, फिर इधर पे, फिर इधर पे. सो केपलर्स ने क्या बोला कि ट्रायंगुलर पाथ भी ट्रेवल नहीं करते हैं. सो नेक्स्ट कौन सा फिगर आता है हमारे मन में? स्क्वायर. ओके, सो जब स्क्वायर में ट्रेवल करेगा, ओके, तो ऐसा हो, यहाँ पे मोशन अपना करेगा. ओके, सो केपलर सर ने क्या बोला कि वो स्क्वायर में भी ट्रेवल नहीं करते हैं. ओके, सो अपने मन में फिर क्या आएगा? क्वाड्रिलेटरल. ओके, जिसके 4 साइड्स हैं यहाँ पे, मींस क्या? रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ओके, ट्रेपेजियम. सो केपलर सर ने क्या बोला कि वो इन सब में भी उनका ट्रेवल नहीं करते हैं, मींस के जो उनका ऑर्बिट है वो ये सब शेप भी नहीं है. तो आखिर वो कौन सा शेप है? तो केपलर सर ने बताया कि जो प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स है अपने सोलर सिस्टम में जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, वो उनका जो ऑर्बिट है वो इस शेप का है. ये कौन सा शेप है? दिस इज कॉल्ड एज एलिप्स. ओके, ओके, ये एलिप्स है. ये किससे मिलता जुलता दिख रहा है? ये जो शेप है किससे यहाँ पे सेम दिख रहा है, मतलब किससे नियर बाय दिख रहा है? कौन सा फिगर है ज्योमेट्री में जिसके नियर बाय दिख रहा है? हम लोग देखे हैं सर्कल. ओके, सो ये जो शेप है सर्कल जैसा ही दिख रहा है, बस सर्कल. और इसमें फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? कि सर्कल पूरा परफेक्ट है, मींस क्या, सर्कल के अंदर रेडियस, जो जितने भी रेडियस होंगे सब क्या होंगे? इक्वल होंगे, आर आर. ओके, इसमें सब रेडियस इक्वल नहीं होंगे, ये छोटा लेंथ दिख रहा है, ये बड़ा लेंथ दिख रहा है. ओके, सो बस यही डिफरेंस है. तो एलिप्स अगर हम लोग को बनाना होगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे? ये सर्कल है, सर्कल को जब हम लोग किसी भी साइड से, अपोजिट साइड से क्या करेंगे? उसको प्रेस करेंगे. अगर मैं इधर से प्रेस कर रहा हूं, तो अगर मैं ऐसे इसको प्रेस किया तो हम लोग फिगर मिलेगा ऐसा. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज एलिप्स. अगर मैं इसको ऐसा प्रेस करूंगा तो हम लोग फिगर मिलेगा ऐसा. ओके, सो दिस इज एलिप्स. सो एलिप्स कैसे फॉर्म होता है? हम लोग सर्कल को क्या करेंगे? अपोजिट साइड से प्रेस करेंगे. लेकिन एक्चुअल में सर्कल से एलिप्स नहीं बनता है. ये हम लोग नेक्स्ट स्टैंडर्ड में, जब हाईएस्ट स्टैंडर्ड में जाएंगे तो वहां पे देखेंगे. सर्कल से एलिप्स नहीं बनता है, एलिप्स से सर्कल बनता है. एलिप्स का एक स्पेशल टाइप है, दैट इज सर्कल. ओके, सो अभी एलिप्स के बारे में देखते हैं यहाँ पे. सो सर्कल में जैसा हम लोग ने देखा एक सेंटर होते हैं, सो वैसे एलिप्स में यहाँ पे सेंटर नहीं होते, यहाँ पे फोकाई होते हैं. ओके, दिस इज कॉल्ड एज F1 एंड दिस इज कॉल्ड एज F2. ओके, 2 फोकाई होते हैं वहां पे. सो फोकाई हम लोग किसके बेस पे बनाते हैं? अगर जैसा हम लोग इसको ट्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक हम लोग को सर्कल मिल रहा है, और इसको ट्रेस करेंगे तो एक हम लोग को यहाँ पे सर्कल मिल रहा है. तो इसी के बेस से हम लोग वहां पे फोकाई बनाते हैं. ओके, सो एलिप्स के अंदर 2 फोकाई होते हैं. सो हम यहाँ पे केपलर्स ने फर्स्ट लॉ क्या दिया उसको देखते हैं. फर्स्ट लॉ, द ऑर्बिट ऑफ a planet, okay, the orbit of a planet is an ellipse. Okay, क्या बताया केपलर सर ने? The orbit of a planet is an ellipse and sun is at one of the foci. ओके, जैसा हम लोग ने देखा एलिप्स के अंदर 2 फोकाई थे. ओके, फोकल पॉइंट उसको बोलते हैं हम लोग. सो केपलर्स ने अपने फर्स्ट लॉ में क्या बोला कि जो ऑर्बिट है वो प्लैनेट का अराउंड द सन, दैट इज ऑफ शेप ऑफ एलिप्स एंड सन इज एट वन ऑफ द फोकाई. 2 फोकाई होते हैं, ए F1 ए F2. सो सन किसी भी फोकाई पे हो सकता है, इधर इट वुड बी एट F1 और एट F2. ओके, कंसीडर करें F2 पे. सो ये सन है यहाँ पे और ये प्लैनेट्स यहाँ पे रिवॉल्यूशन करेगा अराउंड द सन. ओके, जिसके वजह से डे एंड नाइट होंगे. सो ये केपलर का फर्स्ट लॉ है. अब सेकंड लॉ की तरफ देखते हैं. अब सेकंड लॉ में केपलर सर ने क्या बताया कि जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन
उस इक्वल एरिया कवर करते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, सो इसको स्टेटमेंट में देखते हैं। द लाइन joining the planets to the sun sweeps out equal area in equal इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, सो सिंपली क्या समझना है हम लोग को यहाँ पे सेकेंड लॉ से कि जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन वो इक्वल एरिया कवर करते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हम लोग उसका फिगर देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, सो अगेन वही वाला फिगर हम लोग को ड्रॉ करना है। ऑर्बिट क्या है? एलिप्स, और यहाँ पे वन फोकाई पे हम लोग को सन को प्लेस कर दिए। ओके, सो अब यहाँ पे मैं 3 पॉइंट ले रहा हूँ, 3 मतलब स्टेजेस ले रहा हूँ उस प्लैनेट्स के पोजीशंस के। ओके, 3 पोजीशंस ले रहे हैं। फर्स्ट पोजीशन कंसीडर करो, दिस इज ओके, एंड सेकंड वी हैव टू कंसीडर दिस पोजीशन। ओके, एंड थर्ड पोजीशन दिस इज ओके। सो हियर अब यहाँ पे थर्ड और सेकंड केपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग में केपलर सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग में क्या है? इक्वल एरिया कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ओके, सो कंसीडर करना है कि वो यहाँ से इस पॉइंट पे जाने के लिए उसको ड्यूरेशन कितना हो रहा है? 10 दिन का। ओके, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने के लिए 10 दिन का ड्यूरेशन है। और जो उसने एरिया कवर किया वो कितना एरिया यहाँ पे हम लोग कंसीडर करना है कि 50 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, एज जनरली फॉर अंडरस्टैंडिंग वी आर कंसीडरिंग योर डेटा। ओके, 10 दिन लग रहा है उसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए, और कितना एरिया कवर किया? 50 किलोमीटर स्क्वायर। सो अब हम लोग को यहाँ पे कोई भी एक क्वांटिटी सेम रखनी पड़ेगी, या तो एरिया को सेम रखते हैं या तो टाइम इंटरवल को सेम रखते हैं। ओके, अगर हम लोग एरिया को सेम रखें सो अब हम लोग को टाइम इंटरवल में वेरी करना पड़ेगा। सो एरिया ये उसका सेकेंड पोजीशन है, यहां से कितना डिस्टेंस और ट्रेवल करेगा, मींस कहां तक जाएगा, जो 50 किलोमीटर तक का स्क्वायर का एरिया कवर करेगा। ओके, सो अगर हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे तो 50 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ए हो जाएगा। ओके, सो इसका मतलब क्या कि उसको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने के लिए 10 दिन का टाइम लग जाएगा। ये उसका सेकंड पोजीशन है। ओके, इसका सेकंड पोजीशन है, इसका फर्स्ट पोजीशन था। सो फर्स्ट पोजीशन में उसने इतना मतलब कि इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, सेकंड पोजीशन में उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्यों? क्योंकि पहले वाले केस में वो सन के नजदीक था, नियर बाय था, इसमें थोड़ा सा दूर गया है सन के, इसीलिए उसका एरिया भी यहाँ पे इंक्रीज होगा। एरिया इंक्रीज होगा तो जो भी लेंथ है सर्कमफेरेंस का यहाँ पे मींस के आर्क का वो छोटा हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे उसने आर्क पे लेंथ कम कवर किया, एरिया सेम कवर किया। ओके, एरिया कितना है? 50 किलोमीटर स्क्वायर। अब थर्ड पोजीशन की बात करें, ए वाला है। सो हम लोग को किसको कांस्टेंट रखना है? एरिया को। एरिया को हम लोग अगर हम लोग ने एरिया को कांस्टेंट रखा, ओके, क्या है एरिया यहाँ पे? 50 किलोमीटर स्क्वायर। सो कंसीडर दिस इज 50 किलोमीटर स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ वो जो प्लैनेट्स है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने के लिए उसको 10 दिन का टाइम लगेगा। सो इससे क्या समझना है बेसिकली? ओके, इससे क्या समझना है कि अगर हम लोग को इक्वल एरिया कवर करना है तो फिर कितना टाइम लगेगा? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लगेगा। सो हम लोग को यहाँ पे एक बेस कंसीडर कर लेना है कि इतना एरिया 50 किलोमीटर स्क्वायर ट्रेवल करने के लिए ड्यूरेशन जो है 10 दिन का है। ओके, सो उसी के बेस पे हम लोग बाकी सब जो प्लैनेट्स के जो रिवॉल्यूशन का जो उसका मोशन है वो भी यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। ओके, सो लेट्स रिकैप अगेन व्हाट इज द केपलर सेकंड लॉ हियर? द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट्स टू द सन, ओके, लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट्स टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, सो ये सेकंड लॉ था। सेकंड लॉ हम लोग को क्या बताता है? एरिया और टाइम के बीच में रिलेशन। अब थर्ड लॉ देखते हैं यहाँ पे। थर्ड लॉ क्या है? केपलर्स थर्ड लॉ, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन of planet
to the sun is directly proportional to the क्यूब ऑफ, ये थोड़ा लेंथी है इसका स्टेटमेंट, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स टू द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ओके, सो यहाँ पे थर्ड लॉ का जो स्टेटमेंट है वो कैसे है, काफी लेंथी है। बस हम लोग को यहाँ पे क्या समझना है, जो टाइम पीरियड है रिवॉल्यूशन का, ओके, जो टाइम पीरियड है रिवॉल्यूशन का और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट। ओके, यहां से समझना है मीन डिस्टेंस का मतलब क्या, अगर हम लोग यहां से यहां का अगर उसका यहाँ पे लेंथ कंसीडर करें तो मीन डिस्टेंस बीच वाला हो जाएगा। ओके, सो मीन डिस्टेंस बीच वाला हो जाएगा। अगर यहां से यहां तक का अगर इसका मोशन कंसीडर करें तो मीन डिस्टेंस ए वाला हो जाएगा। ओके, अगर यहां से यहां तक का उसका हम लोग मोशन कंसीडर करें तो मीन डिस्टेंस बीच वाला हो जाएगा। ओके, सो ये हम लोग को मीन डिस्टेंस फाइंड आउट करना रहेगा। सो जो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, अगर इसको मैथमेटिकल टर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे हम लोग, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, टी से। सो टी स्क्वायर, ओके, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम लोग ऐसा दिखाते हैं। सो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। हम लोग डिस्टेंस को यहाँ पे कंसीडर करेंगे r से। ओके, सो t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, r का कौन सा पावर है, क्यूब, मींस क्या 3। सो ये उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, दैट इज t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। अगर हम लोग को इसको जनरल में समझना होगा तो क्या समझना है कि r का मीनिंग समझ लो कि यहाँ पे रेडियस। ओके, अगर सर्कल हम लोग कंसीडर करते हैं तो वहां पे हम लोग को क्या टर्म होता है, रेडियस। सो वैसे ही यहाँ पे हम लोग को कंसीडर करना है कि इससे और ये प्लैनेट से जो डिस्टेंस है वो हम लोग को यहाँ पे देखना है। सो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, ओके, उतना ज्यादा टाइम लगेगा, जितना कम डिस्टेंस होगा उतना कम टाइम लगेगा उसको रिवॉल्यूशन करने के लिए। अगर हम लोग इस केस में देखें, इस केस में देखते हैं तो ए वाला जो पोजीशन है प्लैनेट का वो एट द फार्दर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, मतलब क्या ज्यादा डिस्टेंस पे, सो इसको ज्यादा टाइम लगेगा यहाँ पे। ओके, अगर इस वाले पोजीशन पे देखो तो ये कम डिस्टेंस पे, तो उसको यहाँ पे रिवॉल्यूशन करने के लिए कम टाइम लगेगा। ओके, अगर हम लोग इसको बात करें अपने सोलर सिस्टम में बाकी सब प्लैनेट्स के ऑर्बिट को देख करके, सबसे नजदीक कौन है वहां पे, मर्क्यूरी, जैसा हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। सो मर्क्यूरी वहां पे नियर बाय है। ओके, सो मींस क्या, मर्क्यूरी का ऑर्बिट सबसे छोटा रहेगा, फिर उसके बाद वीनस का ऑर्बिट उससे बड़ा, फिर उसके बाद अर्थ का ऑर्बिट उससे बड़ा, फिर मार्स का ऑर्बिट उससे बड़ा, एंड सो ऑन, ऐसे जाता रहेगा। तो इसका मतलब क्या, जो जितना नजदीक रहेगा, ओके, उतना कम आर रहेगा। कम अगर आर रहेगा वैल्यू, अगर आर का वैल्यू कम रहेगा तो टी का भी वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टी का वैल्यू कम हो गया मींस क्या, रिवॉल्यूशन करने के लिए जो इसको टाइम लगेगा वो कम लगेगा। ओके, सो कंसीडर करते हैं कि अगर अर्थ का आर अगर 1 लाख है, अगर कोई दूसरा प्लेनेट है जिसका आर 50,000 है। ओके, सो अर्थ का 1 लाख है, दूसरे प्लैनेट्स का 50,000 है, तो जितना टाइम लगेगा अर्थ को रिवॉल्यूशन करने के लिए सन के अराउंड में, उससे हाफ से भी कम टाइम लगेगा दूसरे प्लैनेट्स को रिवॉल्यूशन करने के लिए अराउंड द सन। सो बस हम लोग को इससे यही समझना है कि जितना ज्यादा आर होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा, मींस का जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा प्लैनेट का सन से उतना ज्यादा टाइम लगेगा। सबसे ज्यादा टाइम किसको लगने वाला है, एक्सक्लूडिंग प्लूटो। लास्ट में कौन है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। सबसे ज्यादा टाइम किसको लगेगा, नेपच्यून को। क्यों, क्योंकि सबसे लास्ट में मीनिंग क्या है, उसका डिस्टेंस सन से काफी दूर है। अगर डिस्टेंस दूर है तो टाइम पीरियड भी ज्यादा लगेगा। बस हम लोग को ये समझना है। सो न्यूटन, केपलर्स ने यहाँ पे अपने तीनों लॉस तो बना दिए थे, किसके ऊपर, प्लैनेट्स के रिवॉल्यूशन के ऊपर, बट उन्होंने लॉस तो बनाए थे जो डेटा अवेलेबल थे उसके ऊपर स्टडी करके, बट उनको ये नहीं पता था कि ये जो लॉस एप्लीकेबल हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। ओके, सो जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड घूम क्यों रहा है, और वो घूम रहा है तो एलिप्स के फॉर्म में ही क्यों घूम रहा है, सर्कल क्यों नहीं बना रहा है। ओके, सर्कल क्यों नहीं बना रहा है, स्क्वायर क्यों नहीं बना रहा है, रेक्टेंगल क्यों नहीं बना रहा है, ये उनको नहीं पता था।
जो जो उनको डेटा मिले थे उसके हिसाब से उन्होंने लॉस अपने बनाए थे। उनको ये भी नहीं पता था कि वो इक्वल एरिया क्यों कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ओके, एंड दिस एक्सप्रेशन किस थियरी की वजह से फॉर्म हो रहे हैं, बस उन्होंने डेटा के स्टडी करके उसके ऊपर ये तीनों लॉस बनाए थे। सो ये तीनों लॉस बने क्यों, ओके, किस लिए फॉलो किए जा रहे हैं, ये आगे किसने बताया, सर आइजक न्यूटन ने। सर आइजक न्यूटन ने बाद में अपना कंसेप्ट दिया ग्रेविटेशनल लॉ का। ओके, सो ग्रेविटेशनल लॉ से हम लोग ने देखा कि जो प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कौन सा फोर्स है वहां पे, कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स इज वो फोर्स अप्लाई हो रहा है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मींस कि अगर दो प्लैनेट्स है तो दोनों प्लैनेट्स के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, सो इस फोर्स से ही सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड घूम रहे हैं। ओके, सो हम लोग ने देखा था कि प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहे हैं, सन क्यों नहीं घूम रहा है प्लैनेट्स के अराउंड में। ओके, सो इसका भी कंसेप्ट हम लोग ने देखा था, जिसका मास ज्यादा होगा, अगर सन की मास की बात करें तो सभी प्लैनेट से ज्यादा है, ऑब्वियस है। ओके, लाख टाइम्स करोड़ टाइम्स ज्यादा है, सो इसीलिए सारे प्लैनेट सन के अराउंड में घूम रहे हैं। अगर ऐसा कोई प्लैनेट आ जाएगा जिसका मास सन से ज्यादा हो जाएगा अपने सोलर सिस्टम में, तो सन क्या करेगा, अपने पोजीशन से हटेगा, वो भी घूमने लगेगा उस प्लैनेट के अराउंड में, मींस का वो भी रिवोल्यूशन करने लगेगा। अभी क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं अपने सोलर सिस्टम में, सबका जो वेट है, सबका जो मास है, वो सन के मास के कंपैरिजन में नहीं है, एकदम काफी कम है। ओके, सो इसीलिए सभी प्लैनेट्स की मजबूरी हो गई है कि सन के अराउंड में घूमने की। कब हो जाएगी, अगर कोई प्लैनेट्स अगर अपना मास ज्यादा कर लेगा तो फिर वो ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि वो सन के अराउंड में घूमने और सन उसके अराउंड में घूमने लगेगा। ओके, सो यहाँ पे टुडे वी डिस्कस अबाउट केप्लर्स लॉ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जाम। ओके, बस हम लोग को इसमें इसके स्टेटमेंट्स याद रखने और इसको समझने के लिए उनके प्रैक्टिकल यूसेस भी याद रखने की क्या होता है। ओके, एग्जाम में हम लोग को स्टेटमेंट लिखने के लिए आएंगे 3 to 4 मार्क्स के लिए, और हम लोग को एक फिगर ड्रॉ करना रहेगा, वहां पे ए वाला हम लोग को फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। 4 मार्क्स के लिए आएंगे तो ये फिगर ड्रॉ करना वहां पे नेसेसरी रहेगा। अगर 3 मार्क्स के लिए आते हैं तो हम लोग को बस स्टेटमेंट लिखना रहेगा। ओके, थैंक यू फॉर